हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। आज मैं आप सभी को जो आपका सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 हिंदी मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यही सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको यूनिट वाइज बहुत डिटेल में पढ़नी है, जो क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज करवाए गए हों, तो वो हमने बना रखी है, जो 2.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, 1700 से 1857 वाले सब्जेक्ट की। और इसी की मैंने शॉर्ट नोट्स भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स की भी एक वीडियो बना रखी है, आप इसको भी ज़रूर देख लेना। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की मैंने ऑलरेडी वन शॉट बना रखी है और शॉर्ट नोट्स की भी बना रखी है। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये सारे वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप इसको देख ज़रूर लेना। और जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 पे मिलते रहेंगे। यहाँ सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते हैं, सभी वीडियोस के लिंक वगैरह आपको मिलते हैं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, सवाल जवाब है, आप अपना भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करो एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। तो सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न है, 18वीं शताब्दी की प्रकृति बतानी है। 18 सेंचुरी का नेचर कैसा था? क्या ये निरंतरता का काल था या परिवर्तन का? यानी क्या इस सेंचुरी में कोई बदलाव आ रहा था या पिछली कुछ चीज़ें कंटिन्यू चलती आ रही थी? तो देखो भाई, 18वीं सदी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर ब्रिटिशों की शुरुआती विजय तक भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। यानी कि ये जो पूरा टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे ये शुरू होता है औरंगजेब की डेथ से लेकर अंग्रेजों ने कैसे यहाँ पे जीत करी। सो बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, मुगल बिल्कुल एंड हो गए थे और वो बिखर गया था मुगल साम्राज्य। और कुछ शक्तिशाली छोटे क्षेत्रीय राज्यों को उदय, मतलब राज्यों का उदय देखने को इस टाइम पे मिलता है। जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, और अवध का राज्य हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल, मैसूर, यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। और क्या हुआ था भाई, इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश और धीरे धीरे अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। तो इतिहासकारों की डिबेट यही चलती है कि क्या ये अंधकार का युग था जिसमें बिल्कुल अव्यवस्था हो रखी थी, सब चीज़ का पतन हो रहा था, या फिर ये एक बदलाव का युग था कि लोग अडेप्ट कर रहे थे, नई नई चीज़ें सीख रहे थे। तो हम इस दौर को ध्यान से अगर देखें तो स्पष्ट होता है कि इसमें दोनों ही चीज़ें एक साथ हैं। यानी कि कुछ चीज़ें बदल रही थी, कुछ चीज़ें पहले जैसी ही थी। जैसे कुछ प्रमुख परिवर्तन क्या हुए, सबसे पहले हम परिवर्तनों पर ही चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन की यदि मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो इस सदी का यही था कि मुगल केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया था। भाई, औरंगजेब के बाद मुगल शासक कमजोर साबित हुए। जो भी उसके आगे के मुगल शासक थे वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे। तो उत्तराधिकार के नियम भी स्पष्ट नहीं थे, आपस में वो लड़ते थे। दरबार का पूरा जो उनका अंदर का दरबार लगता था, आपस में सारे एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे, षड्यंत्र रचते थे, और प्रांतीय स्तर पर भी विद्रोह होने लगे थे। तो मुगल साम्राज्य जो है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। ठीक है भाई, जो मुगल साम्राज्य था वो टूटने लगा था धीरे धीरे। और फिर विदेशी आक्रमण भी बहुत हुए। नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, और क्षेत्रीय लेवल पे भी जो नवाब थे, जितने भी सूबेदार थे, अवध के, बंगाल के, हैदराबाद के, तो वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। तो मुगल सत्ता और उसकी प्रतिष्ठा को तो भाई बहुत नुकसान पहुंचा इस चीज़ से। फिर क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय होने लगा था। तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद कई उत्तराधिकारी और विद्रोही राज्यों का उदय हुआ। मराठा, सिख, जाट, रोहिला, बुंदेल, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, राजपूत राज्य, अलग अलग जगहों के राज्य थे। ठीक है, ये खुद या तो पूरे स्वतंत्र थे या अर्ध स्वतंत्र राज्यों के रूप में लड़ रहे थे। ठीक है, इनके पास अपनी शक्ति थी और खुद ही अपना एरिया का टैक्स लेते थे, अपनी सेना सबकी अलग अलग थी। तो इतिहासकार कहते हैं ये अराजकता नहीं है, बल्कि इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण मानते हैं, कि एक केंद्रीय सत्ता का टूटकर बिखर जाना, तभी ये छोटी छोटी शक्तियों का उदय होता है। और क्या हुआ था भाई, 18वीं सदी के मध्य के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में आई थी। पर वो केवल एक व्यापारिक संस्था ना रहकर धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी। जैसे कर्नाटक का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल की दीवानी प्राप्त की इन्होंने, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार इनके पास आ गया। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अंग्रेज बहुत पावरफुल हो गए थे। और इस सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में तो प्रॉपर एक औपनिवेशिक राज्य की ही नींव रखती थी, और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कंपनी फैल रही थी। तो राजनीतिक रूप से आप कह सकते हो कुछ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। आर्थिक परिवर्तनों की बात करूं, तो मुगलों की आर्थिक व्यवस्था का संकट था भाई।
जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। मनसबदारों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन देने के लिए उनके पास जागीर नहीं थी, मुगलों के पास जमीन नहीं थी। अधिक टैक्स लिया जाता था तो किसान कमजोर हो गए थे, इसके कारण किसान विद्रोह ज़्यादा कर रहे थे और जो उत्पादन होता है उसमें कमी आ गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, मुगलीय केंद्रीय सत्ता क्षेत्रीय क्षेत्रों से राजस्व ठीक से वसूल नहीं कर पा रही थी। यानी कि वो जो मुगल थे वो प्रॉपर सही तरीके से टैक्स भी नहीं वसूल कर पा रहे थे, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ रहा था। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विकास, बंगाल, गुजरात, दक्कन, पंजाब, मैसूर, त्रावणकोर, अवध, मराठा, ये सारे जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में ये सारे के सारे क्षेत्र बहुत अच्छे थे। और नकदी फसल की खेती, वस्त्र उत्पादन और आंतरिक व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि हुई। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फसलें उगाई जा रही थी इन क्षेत्रों में, नकदी फसल जिसको बेचा जा सके, पैसा कमाया जा सके, वस्त्र बनाए जा रहे थे। तो आप कह सकते हो कि इस समय पोर्टफोलियो पूंजीपतियों का उदय हुआ, जैसे व्यापारी हो गए, साहूकार हो गए, वित्त पोषक हो गए, जो शासक को धन उपलब्ध कराते थे और राजनीति को प्रभावित करते थे। यानी कि कुछ ऐसे धन्ना सेठ जो होते हैं भाई, उनका उदय हुआ। प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के तहत बदलाव क्या क्या किए गए, तो देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल के अंदर वो एक राइट मिल गया ना, वो लड़ाई वगैरह जीत के अपने पास उन्होंने टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया, तो जो पैसे की प्रवाह होता था उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया फ्लो। अब कर और अतिरिक्त उत्पादन भारतीय शासकों के पास नहीं जाता था, अब यूरोपीय व्यापारी और ब्रिटिश राज्य के पास जाता था। जितना भी टैक्स था, जितना भी पैसा था, वो सारा अब इनके पास जाता था। नील और अफीम जैसी नकदी फसलों की जबरन खेती करवाई गई इन क्षेत्रों में। अंग्रेजों ने कहा भाई यही उगाओ, जिससे क्या हुआ, जो खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती थी, अनाज वगैरह, उसको नुकसान पहुंच गया। 1770 में क्या हुआ, बंगाल में अकाल आया। 1783 में उत्तर भारत में अकाल आया। तो हुआ क्या, इससे नई औपनिवेशिक नीतियों के कठोर प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि भाई बहुत प्रॉब्लम भी आ गई थी एकदम से। ठीक है, इंडिया के अंदर अकाल भी पड़ गया था। कुछ चीज़ें थी जो बदली नहीं, जो निरंतर अभी भी चल रही थी, जैसे कि सामाजिक संरचना वैसी ही थी। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था का जो था वो अभी भी वही था, जाति व्यवस्था समाज पूरा। यानी कि सामाजिक दर्जा होता था, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। ठीक है, पेशा भी बताया जाता था किसको क्या करना है। पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी, अभी भी जारी थी भाई। ठीक है, लड़कों की ही चलती थी। सती प्रथा, और क्या कहते हैं कि जो आपका पर्दा प्रथा, मुंह ढक के चलना, दहेज की प्रथा, विधवाओं की जीवन स्थिति बिल्कुल कठिन कर देना कि विधवा को तो बस बंद कमरे में एक कैदी की तरह रहना है। और मुस्लिम समाज में भी भाई नस्ल और वंश को लेकर, संप्रदाय को लेकर, जैसे शिया सुन्नी वगैरह को लेकर भी बहुत बंटवारा किया गया, जिससे कि वो भेदभाव आपस में करते थे। और शिक्षा व्यवस्था का केंद्र अभी भी क्या था, वही संस्कृत पढ़ाई जाती थी, फारसी साहित्य पढ़ाया जाता था, धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे, कानून और दर्शन सिखाया जाता था। आधुनिक विज्ञान और तकनीक अभी उतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। सांस्कृतिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो पहले के कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस काल के अंदर सांस्कृतिक पतन हुआ था, लेकिन कुछ नई रिसर्च बताती है कि इस दौर में तो क्षेत्रीय संस्कृतियां काफ़ी अभी भी जिंदा थी भाई। लखनऊ, हैदराबाद, बनारस, तंजावुर, लाहौर जैसे जो केंद्र थे, वहाँ पे कला और साहित्य को तो भाई राजा महाराजाओं ने पूरा प्रॉपर संरक्षण दे रखा था। जैसे तंजावुर में कर्नाटक संगीत का उत्कर्ष हुआ, और दिल्ली में मीर तकी मीर जैसे कवि और शाह वली उल्लाह जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े चिंतक एक्टिव काम कर रहे थे। यानी कि जो कल्चर कहते हैं ना कि एकदम से खराब हो गया था, ऐसा तो नहीं हुआ। और कांगड़ा जैसी नई चित्रकला शैलियों का विकास हो रहा था। मंदिर, दरगाह, राज दरबारों से जुड़ी कला अभी भी चल रही थी। धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा ना केवल जारी रही बल्कि और गहरी हो गई। और हिंदू शासक सूफी दरगाहों का समर्थन करते थे और मुस्लिम शासक हिंदू मंदिरों को संरक्षण दे रहे थे। साथ में त्यौहार मनाना, तीर्थ यात्राएं, मिश्रित सांस्कृतिक प्रथाएं अभी भी चल रही थी। तो सांस्कृतिक जीवन में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, 1757 से 1857 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय विजय में सफलता का कारण क्या था। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र को क्यों जीत पा रही थी, ऐसा क्या था, वो क्यों जीती ईस्ट इंडिया कंपनी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं भाई। देखो, 18वीं सदी के बीच में से ही और 19वीं सदी के मध्य तक अगर आप ये टाइम पीरियड देखो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत एक साधारण सी व्यापारिक संस्था थी पहले, और अब इससे बदलकर ये बहुत शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई थी बाकियों की तरह। जैसे मराठा हैं, सिख हैं, ये तो भाई बिल्कुल ही एकदम राजनीतिक शक्ति बन के बैठ गए, अंग्रेज जो बाहर से आए थे।
और ये सफलता ये नहीं है किस्मत से या संयोग से, बल्कि जो हमारी भारतीयों के अंदर जो कमियां थी, कमजोरियां थी, उसको अंग्रेजों ने देखा। तो यूरोपीय शक्तियों ने धीरे धीरे बढ़त बनाई। कंपनी ने अपनी रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य अनुकूलन क्षमताओं के प्रभाव का परिणाम थी। जो उनके पास अपनी कूटनीति थी, रणनीति थी, जो उनका सेना का पूरा उनका जो जुगाड़ था, वो सब देखते हुए ही वो जीत पा रहे थे। फिर है मुगल साम्राज्य का पतन और राजनीतिक रूप से विखंडन। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कब हुआ? जब भारत के अंदर जो केंद्रीय सत्ता समझते हो क्या होता है? जिसके कंट्रोल में पूरा भारत हो। तो वो तो लगभग समाप्ति हो चुकी थी, क्योंकि भाई कोई मुगलों को पूछ नहीं रहा था। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट बहुत कमजोर थे, अयोग्य थे, उनको कोई पूछता ही नहीं था। दरबार में गुट आपस में लड़ते रहते थे, लगातार युद्ध होते थे उत्तराधिकार को लेकर, दरबार में षड्यंत्र रचे जाते थे, आपस में गुटबाजी चलती थी। तो मुगल साम्राज्य जो है ना हमारा, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अवध, बंगाल, हैदराबाद के जो सूबेदार थे वो आज़ाद थे अपना काम करने के लिए। उन्होंने भी मुगलों के आदेश का पालन करना बंद कर दिया। मराठा, जाट, सिख, रोहिला, बुंदेल, ये सारे अलग अलग जो राज्य थे, इन्होंने भी विद्रोह करा। तो जो एकता थी भारत में मुगलों के टाइम वाली, वो टूट गई। और इसका परिणाम यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कोई मजबूत ताकत थी नहीं जो उनसे लड़ेगी। भारत टूटा हुआ था। कहते हैं ना, लकड़ी अगर उसका एक पूरा, एक कहते हैं ना गठरी होगी, आपस में बहुत सारी लकड़ियां होंगी तो टूटेंगी नहीं, अकेली लकड़ी को तो मोड़ के तोड़ दिया जाता है। भारतीय राज्यों की सैन्य कमजोरियां। हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा, वे संगठन और तकनीक दोनों में कमजोर थी। यहाँ पे इतनी कोई एडवांस सेना किसी की नहीं थी। मुगल काल की मनसबदारी सैन्य व्यवस्था पहले ही टूट चुकी थी। जो मनसबदार वगैरह होते थे ना, वो जो मामला होता था पूरा, वो जागीरदारी व्यवस्था वगैरह, वो सब वीक हो गया था। भारतीय सेनाएं पुराने हथियारों से लड़ रही थी। मॉडर्न उनको ट्रेनिंग थी नहीं, ज़्यादातर घुड़सवारी पर ही लड़ते थे वो, और अंग्रेजों पे बंदूकें थी। तो भारतीय राज्यों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। पूरा इंडिया इतना बड़ा, पर आपस में ही तालमेल नहीं था किसी का। और वो अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने के बजाय आपस में लड़ते थे। मराठा या सिखों द्वारा अपनाई गई छापा मार युद्ध पद्धति यूरोपीय पैदल सेना और तोप खाने की संगठित युद्ध व्यवस्था का प्रभावी मुकाबला नहीं कर सकी। जितनी जो स्किल्स ब्रिटिशर्स में थी, उसका सामना कर पाना बहुत मुश्किल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत अनुशासित और बहुत अच्छे से ट्रेंड आधुनिक सैन्य बल था, जिससे उनको बढ़त मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी की श्रेष्ठ सैन्य संगठन और तकनीक, इसको समझते हैं। तो देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप के युद्ध अनुभव से मिली सैन्य बढ़त हासिल थी। यानी कि यूरोप ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, यूरोप के पूरे देशों ने। और जब आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं, तो होता क्या है भाई, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आपको बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है आपकी सेना को, ठीक है। तो एक्सपीरियंस होगा तो आप आगे भी अच्छा लड़ोगे, क्योंकि उनके पास फिर अच्छी बंदूकें थी, अपने तोपखाने थे, उनके अनुशासन में चलने वाली पैदल सेना थी, उनके पास किलेबंदी करने की भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स थी। तो उसने स्थायी और पेशेवर सैन्य टुकड़ियाँ बनाई, परमानेंट, यानी कि जिनसे टैक्स से उनको पैसा भी दिया जाता था। आपने वो लगातार सैलरी पे रखा हुआ था, आर्मी में जो काम करते थे। और कंपनी की जो लॉजिस्टिक्स थी, पूरे विभाग था, वो बहुत प्रभावी था। तो उसने भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय युद्ध पद्धति में ही प्रशिक्षित किया। इन्होंने क्या करा, जितने भी लोग थे इंडियंस जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, उनको ट्रेनिंग देके इंडियंस के अगेंस्ट इंडियंस को ही लड़ा दिया। और फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो कर्नाटिक वॉर्स हुई थी, कर्नाटिक वॉर्स, उसमें भी आप अगर मैं बताऊं ना, जब ये लड़ रहे थे फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उनको पता चल गया था, एक्सपीरियंस मिल गया था कि इंडियन कंडीशंस में कैसे लड़ा जाता है। तो ऐसे ब्रिटिश सैन्य रणनीति लगातार भारतीय सेनाओं से कई अधिक प्रभावी साबित हुई। 1765 में क्या हुआ, बंगाल की राजस्व वसूली का अधिकार आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी आर्थिक शक्ति ले चुकी थी जो किसी भी भारतीय शासक के पास नहीं थी। और बंगाल पूरे भारत में युद्ध को चलाने का आर्थिक आधार बन गया। बंगाल से ही पैसा लेके पूरे भारत में युद्ध लड़ा जाता था। तो भाई भारतीय किसानों से वसूले गए टैक्स से कंपनी की सेना का खर्चा लिया जाता था पूरा। तो कंपनी ने क्या करा, भारतीय धन का यूज करके भारतीय वस्तुएं खरीदी और उन्हें विदेशों में निर्यात किया। और इस तरह से यूरोप से सोना चांदी लाए बिना ही भारी मुनाफा हुआ। यानी कि मान के चलो, अपना यहीं का पैसा उठा के यहीं की चीज़ें खरीद बेच दी, अपना कुछ भी नहीं लाए। तो इतना इतना आर्थिक शोषण किया उनके पास, तो भाई किसी के सामने भी वो लड़ सकते थे, इनके पास इतना पैसा पड़ा था और सेना थी। कूटनीतिक कुशलता और गठबंधनों का उपयोग।
तो भाई ब्रिटिशों की सफलता का एक मेन कारण ये भी रहा कि उनकी राजनीतिक चालाकी बहुत ज़्यादा थी, कूटनीतिक समझ थी उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों के आपसी मतभेद, फूट डालो और राज करो, दुश्मनियाँ, ये सब उन्होंने देख ली थी, कमियां थी ना। और बंगाल में कंपनी ने दरबार के अंदर मौजूद गुटों की मदद से सिराजुद्दौला को हटाया। ठीक है। सबसे पहले तो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला कौन थे, वहाँ के एक तरीके से शासक टाइप थे, है ना, और बंगाल के। तो उन्हीं के बंदों को अपनी तरफ लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हीं को हरा दिया और सहायक संधि प्रणाली थोप दी। इसके तहत जो भारत का शासक होगा वो कंपनी की ही सेना पर निर्भर रहेगा, अपनी सेना को बंद करना पड़ेगा और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी ही पड़ेगी, उसका खर्चा भी खुद देना पड़ेगा। और सालबाई की संधि और बेसिन की संधि जैसी संधियों से तो अंग्रेजों को सैन्य और राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा फायदा मिल गया। तो कई बारी जो नवाब होते थे, दरबारी लोग होते थे, जमींदार होते थे, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी कंपनी के साथ मिल जाते थे कि भाई हमें भी कुछ मिल जाएंगे 2 रुपये अंग्रेजों के साथ रह के। तो इसी फूट की वजह से तो उनका शासन मजबूत हुआ था। यानी कि इस तरह कूटनीति और दबाव के साथ साथ प्रयोग करके अंग्रेजों ने बहुत ही कम विरोध के साथ अपने साम्राज्य को बहुत ही बड़ा कर दिया था। फिर अब भारतीय राज्यों की कमजोर आर्थिक व्यवस्था, होता क्या था, 18वीं सदी में जितने भी भारतीय राज्य थे उनमें संकट बहुत था, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। और क्या था, जागीरदारी का संकट था भाई, जमीनें कम थी, जागीरदार ज़्यादा। कृषि उत्पादन में कोई वो हो नहीं रहा था, गिरावट ही गिरावट थी। इतना ज़्यादा टैक्स होता था कि भाई अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। तो किसानों के विद्रोह बढ़ते जा रहे थे, व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा हो नहीं रही थी और कई राज्यों को व्यापारी और साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है। और उनकी भी धीरे धीरे निष्ठा अंग्रेजों की तरफ झुक रही थी। और भारतीय राज्यों पर सेना का भारी खर्चा था, लेकिन उनके पास स्थायी और भरोसेमंद आय का स्रोत नहीं था। ठीक है। मतलब एक तरीके से मान के चलो परमानेंट सैलरी थी, परमानेंट आर्मी नहीं थी। ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास परमानेंट आर्मी थी। कंपनी का रूपांतरण और ब्रिटिश सरकार का समर्थन। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक संस्था से बदलकर एक पॉलिटिकल पावर बन गई, एक प्रॉपर राजनीतिक संस्था बन गई। और ब्रिटिश सरकार लगातार क्या करती थी कि सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन से। 1773 का आया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद के सुधारों से ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण और बढ़ गया। ब्रिटेन की संसद पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती थी। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, नई नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं आई, जिससे जो अंग्रेजों का शासन था ना वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया एक तरीके से। फिर धीरे धीरे नौकरशाही यानी कि सिविल सर्वेंट्स को भी रखा गया, एक कानून बनाए गए, संस्थागत पूरा एक ढांचा बनाया गया, जिससे कि उनका प्रशासन जो था ना वो बहुत क्षमता में मामले में बहुत ऊपर हो गया भारतीयों के कंपैरिजन में। भारत तो भाई इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं, इतना ज़्यादा मतलब ये सिविल सर्वेंट्स वगैरह रखने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय एकता की विफलता, किसी भी भारतीय शक्ति ने भाई समय रहते ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीर्घकालिक खतरे के रूप में नहीं पहचाना, किसी ने भी अंग्रेजों को सीरियस नहीं लिया। सबको लगता था व्यापारी हैं, चले जाएंगे। मराठा, मैसूर, हैदराबाद, सिख नवाब आपस में ये सब लड़ते रहते थे, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कि अंग्रेज कभी हमारे लिए कितना खतरा बड़ा हो सकते हैं। हर राज्य भाई अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन चाहता था, हर कोई चाहता था कि भाई हमें इनसे लड़ना है तो चलो अंग्रेजों का सहारा लेके इनको हरा देंगे। और लेकिन अनजाने में इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा पावरफुल होती चली गई आपस में लड़ाई की वजह से। ठीक है। तो यहाँ तक कि बड़े बड़े युद्ध जितने भी हुए, एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं बन पाया कि पूरा इंडिया एक हो जाए। तो ये दिखाता है कि एकता नहीं थी भाई। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा बटा हुआ भारत दिखा, तो उन्होंने सीधा हम पे राज कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के पहले 100 वर्षों में औपनिवेशिक वैचारिक धाराओं ने प्रशासन को किस प्रकार प्रभावित किया। इसमें आपको बताना है कौन कौन सी वो आइडियोलॉजीज थी जो प्रचलित थी उस टाइम पे। ठीक है। आइडियोलॉजीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, प्राच्यवाद, ईसाईवाद और उपयोगितावाद। तो सबसे पहले आता है ओरिएंटलिज्म, जिसको आप प्राच्यवाद कह सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि इसमें पहले कहा गया था कि जो भारत की परंपराएं हैं उसके अकॉर्डिंगली हम शासन चलाते हैं। मेन विचार क्या था, जो भी ओरिएंटलिस्ट लोग होते थे वो ये कहते थे कि भारत को प्रभावी ढंग से शासित करने के लिए अगर जो हम चाहते हैं कि भारत के ऊपर सही तरीके से शासन हो, तो जो हमारे यहाँ की प्राचीन भाषा, यहाँ का धर्म और यहाँ का जो कानून है उसको समझना पड़ेगा। भारत के लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रूल अपना करना है, तो उनका सम्मान करो। और भारतीय समाज को स्थिर और परंपरागत माना गया, यानी कि जो भारत का समाज है, भारत की जो परंपरा है वो बहुत स्थिर है, वो बहुत अच्छी है, ऐसा माना गया। और कहा गया कि अंग्रेज ज़्यादा इसमें
हस्तक्षेप वगैरह ना करें तो अच्छा रहेगा। और हिंदुओं के लिए संस्कृत आधारित और मुसलमानों के लिए फारसी आधारित कानूनों को मान्यता दी गई। कहा गया भाई देखो हिंदुओं का है अपना, वो अपना संस्कृत वगैरह में जो करना चाहें वो अपना करें, ठीक है। और इसके अलावा जो मुसलमान हैं वो अपना फारसी में जो भी अपने कानून वगैरह हैं उनके जो चले आ रहे हैं वो उनको देखें अपने कानूनों को। और न्याय व्यवस्था जो चल रही है उसमें भी धर्मशास्त्र जो हिंदुओं का है और इस्लामिक कानून चलने दो, जो उनके आपसी जो उनके अपने आप के इंडिविजुअल लॉ बुक्स हैं, जो उनकी कानून की किताबें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा मामला चलने दो। और कलकत्ता मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की गई इस टाइम पे। प्रशासन में फारसी भाषा का भी यूज़ हो ही रहा था जो कंटिन्यू था। तो इससे क्या हुआ, इनको एक वैधता मिल गई, वैलिडिटी, कि हाँ भाई चलो हमारे लिए भी ये कुछ सोचते हैं और परंपरा जो है इनकी पुरानी है उसको ज़्यादा बदलना नहीं है, एक जमी जमाई परंपरा है। तो इससे क्या है कि समाज सुधार इन्होंने एकदम से नहीं कर दिया आके, कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। फिर इवेंजिलिकलिज्म ये आता है, इसमें होता है ईसाईवाद, धार्मिक हस्तक्षेप करना। तो इसमें क्या होता है, इवेंजलिकल विचारधारा ईसाइयों से जुड़ी हुई है, उसकी नैतिकता से जुड़ी हुई है। यानी कि जो इसके समर्थक हैं वो चाहते हैं कि भाई जो ये मानना कि भारत का जो समाज है यहाँ पे ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी हैं और पिछड़े हुए हैं और सुधार हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तो इसके विचारधारा के बाद समाज में जो कुरीतियां थी उनके विरुद्ध इंटरफेयर करने लगे अंग्रेज जितने भी थे। सबसे पहले सती प्रथा को खत्म करवाया 1829। बाल हत्या, मानव बलि जैसी प्रथाएं, इंसानों को कभी कभार जला दिया जाता था सती प्रथा में, ठीक है, इंसानों को इधर उधर भेज दिया जाता था, या भ्रूण हत्या, ठीक है। ईसाई मिशनरी लोग जो थे ना, और वो यहाँ पे आए परमिशन लेके। ईसाई मिशनरी कौन होते हैं, जो प्रचारक होते हैं धर्म के, वो आए इधर। और शिक्षा को नैतिक और धार्मिक सुधार का माध्यम माना गया। ये कहते हैं कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दो, हमारी वाली, यूरोप वाली। तो पहली बार ब्रिटिश राज्य ने भारतीय समाज में सीधा इंटरफेयर किया था और इससे उच्च जाति और रूढ़िवादी वर्गों में असंतोष पड़ गया, क्योंकि उच्च जाति वाले ही तो ये सब प्रथाएं चला के बैठे थे ना, छुआछूत हो गई, सती प्रथा हो गई, ठीक है। तो भाई 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों में एक कारण ये भी था कि जो ये रणनीति जब अंग्रेजों ने अपनाई थी तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हमारे संस्कृति से, हमारे विचारों से जो है यहाँ पे इंटरफेयर किया जा रहा है। फिर आता है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि तर्क, कानून और आधुनिक संस्थाएं। अब ये क्या कहते हैं कि लोगों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलना चाहिए, हमें अपना मैनेजमेंट अच्छा करना है, तो परंपराओं को तर्क और उपयोगिता के आधार पर हमें परखना होगा कि हर चीज़ का तर्क वितर्क करो कि वो है सही या नहीं। तो हमें क्या करना है, समान और लिखित कानून, सभी के लिए एक कानून होगा और वो कानून सभी के लिए इक्वल रहना चाहिए, कोई उसमें ये नहीं होगा इसके लिए अलग उसके लिए अलग। और भारतीय परंपरागत जो कानून है उनको अतार्किक मानकर हटा दिया गया। जो हमारे ऑलरेडी इंडियन कानून थे हमारी किताबों में, उसको बोला गया कि ये तो बेकार है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये बेकार है। और आधुनिक न्यायालय, पुलिस और प्रशासनिक ढांचे का विकास करने की बात कही गई कि भाई अब हम एक कोर्ट खोलेंगे, पुलिस होगी और प्रशासनिक ढांचा प्रॉपर बनेगा। अंग्रेजी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाई जाएगी। मकैले का शिक्षा मिनट, मकैले जो थे उन्होंने भी यही बात कही थी 1835। और आधुनिक नौकरशाही होगी, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं ना आज के टाइम पे, वैसे ही उस टाइम पे आ गए थे। और विधि संहिताओं की नींव, यानी कि प्रॉपर जो हमारे यहाँ पे कानून से सब कुछ चलेगा। तो इससे क्या हुआ भाई, फायदा तो ये हुआ कि जो इनका शासन था वो थोड़ा केंद्रीकृत हो गया और संस्थागत हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल हो गया ना मामला पूरा, कि आप प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। और इससे क्या हुआ, एक शिक्षित भारतीय वर्ग, जो मध्य वर्ग है, उसका विकास हुआ, उसका उभार हुआ कि अब लोग पढ़ लिख कर आगे आएंगे और तर्क वितर्क करेंगे। और प्रशासन थोड़ा दक्ष हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन सांस्कृतिक दूरी भी गहरी हो गई। सांस्कृतिक रूप से जो पहली वाली आइडियोलॉजी में जितना वो ध्यान दिया जा रहा था वो इस वाली में नहीं था भाई, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला, तो भाई देखो तीन तरीके की थी कि एक तो होता है ओरिएंटलिज्म, ठीक है, कि पहले की परंपरा जो है उसी का सहारा लेकर शासन करो। या फिर आता है इवेंजलिकलिज्म, कि आप नैतिक हस्तक्षेप करो धर्म के नाम पे। या फिर आता है यूटिलिटेरियनिज्म, कि आप तर्क देकर और थोड़ा केंद्रीकृत कर दो पूरे प्रशासन को। इन तीनों विचारधाराओं ने मिलकर औपनिवेशिक राज्य को मजबूत किया था, ठीक है। लेकिन साथ ही भारतीय समाज में असंतोष बहुत ज़्यादा आ गया था और इसी वजह से आगे फिर 1857 का विद्रोह तक भी हो गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा
कार्नवलिस प्रणाली जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, और मुनरो प्रणाली जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस दोनों में कितना अंतर है, क्या चीज़ को लेकर अंतर है, वो आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक संस्था से क्षेत्रीय सत्ता में बदलने की प्रक्रिया के दौरान अंग्रेजों ने बहुत सारी अलग अलग जमीन को लेकर कैसे टैक्स लेना है, इसकी अलग अलग प्रणालियां लागू करी थी। कभी क्या अलग अलग प्रणालियां हुआ करती थी। तो सबसे पहले कार्नवालिस प्रणाली को हम समझते हैं, जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 1793 की बात है। तो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके टाइम पे इस व्यवस्था को लागू करवाया गया था। तो पहले क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था होती थी, जमींदार जाते थे, सारा टैक्स वगैरह लेकर आते थे। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि यह मुगल कालीन जमींदारी व्यवस्था पर ही आधारित थी, लेकिन इसमें जमींदारों को वंशानुगत भूमि स्वामी बना दिया। अब उसमें हुआ क्या, देखो, स्थायी बंदोबस्त में कि जमींदारों को एक जिम्मेदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई देखो, किसानों के पास जाओ और भूमि राजस्व वसूल करके आओ, टैक्स, और हर साल एक निश्चित एक स्थायी राशि आप हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। यदि कोई भी जमींदार टाइम पर टैक्स नहीं जमा कर पाया तो उसकी जमींदारी, जो जितनी भी उसकी ज़मीन उसके नाम है, उसको नीलाम कर दिया जाएगा। तो इसमें अंग्रेजों का मानना ये था कि जमींदारों को एक हमें वफादार बनाना है, ठीक है, जिससे शासन स्थिर रहेगा। और ये व्यवस्था शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को दर्शाती है, जिसमें उसने पुराने जो प्रभावशाली लोग थे, जैसे इंडिया में जमींदार बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, तो उन पे भरोसा किया। ठीक उसी तरह जैसे शुरू शुरू में कंपनी ने मुगल प्रशासनिक प्रथाओं का उपयोग किया था। फिर है स्थायी राजस्व, यानी कि एक परमानेंट टैक्स का सिस्टम इनको चाहिए ही चाहिए था कि भाई हमारा इतना पैसा तो आता रहे। तो इसी से क्या है, इनको बंगाल में एक अधिकार मिल गया था टैक्स वसूलने का। तो कंपनी की एक फिक्स इनकम भी भाई एक जरूरत थी, इनको चाहिए था, युद्ध लड़ना है तो इनकम चाहिए। तो आउटकम क्या निकला, जो किसान थे ना, उनका सरकार से कोई डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं होता था, और वो अक्सर जमींदारों के शोषण का शिकार बने रहते थे। जमींदार आते थे, उनसे पैसे लेकर जाते थे। तो जो टैक्स की मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे हुआ क्या कि भाई गांव के अंदर बहुत संकट पैदा हो गया था, और कई जगहों पर तो भाई ऐसी भी स्थिति आ गई थी कि लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ के भी जानी पड़ती थी। तो इससे एक शक्तिशाली जमींदार वर्ग का उदय उदय हुआ, जो ब्रिटिश हितों के लिए काम करता था, और अपना भी फायदा जमींदार वहीं से निकालता था। फिर मुनरो प्रणाली आई, जिसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था, थॉमस मुनरो सॉरी थॉमस मुनरो ने मद्रास में इसको लागू किया था। बाद में बाद में आगे चल के बॉम्बे प्रेसिडेंसी साइड है, ये दक्कन वाला एरिया जो है, वहां तक भी इस सिस्टम को लाया गया। तो अब इसमें जमींदारों का सिस्टम खत्म कर दिया, और किसानों को बोला गया अब हम सीधा आपके पास आएंगे, रैयत यानी किसान, और अब हम आपसे डायरेक्ट अपना पैसा लेंगे और चले जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, हर साल किसानों से सीधा जाकर जो है अपना भूमि का राजस्व वसूल कर लेती थी। और भूमि राजस्व इसमें परमानेंट नहीं होता था, समय समय पर उसको मूल्यांकन उसका दोबारा से किया जाता था। जैसे पिछले वाली व्यवस्था में तो एक फिक्स हो गया हमेशा के लिए, पर इसमें फिक्स नहीं था। ठीक है भाई, अब होगा क्या, तो ये प्रणाली क्यों विकसित की गई थी, क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े जमींदार कम थे, और गांव स्तर की व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत मजबूत थी, यानी कि जमींदारों की ज़्यादा नहीं चलती थी। तो यह व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के अनुरूप थी, जिसमें अंग्रेज मध्यस्थों के बजाय प्रत्यक्ष नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे थे। अंग्रेजों को समझ आ गया कि जमींदारों को अब हमें ज़्यादा वैल्यू देनी नहीं है, अगर हमें किसी से पैसा वसूलना है तो हम डायरेक्ट खुद जाकर भी वसूल के आ सकते हैं। सो ये एक यूटिलिटेरियन विचारधारा से मेल खाता हुआ स्टेप था, जो कि तर्कसंगत है, नियमबद्ध है, और नौकरशाही शासन, खुद अंग्रेज अपने अधिकारी को भेजेंगे। परिणाम क्या हुआ भाई, किसानों को कानूनी रूप से माना गया कि यही भूमि का स्वामी होगा, लेकिन उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया। तो भाई हर वर्ष टैक्स देना पड़ता था। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को कर्ज लेना पड़ता था, कभी कभी किसान दिवालिया हो जाते थे, भाई उन पे पैसा ही नहीं होता था। सो इस व्यवस्था से हुआ क्या, गांव के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर मामले में सरकार घुस रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, औद्योगिकरण में कमी, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आपको पहले तो बताना ही ये है क्या, उसके बाद आपको ये बताना है कि इसका कारण क्या था और इसके परिणाम क्या निकले, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखो, डी औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है भारत के अंदर जो पुरानी पुरानी फैक्ट्रियां थी, खासकर जो जितनी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी, कारीगर जो लोग काम करते थे जैसे कपड़े वगैरह बनाना, ये सब का पतन हो गया था। और ये राजनीतिक, आर्थिक और औपनिवेशिक कारणों की वजह से हुआ था, ऐसे ही नहीं पतन हो गया था। तो इसका मतलब क्या है, आप इसके मतलब को समझिए कि भाई भारत के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो विनिर्माण, तो जितना भी भाई विनिर्माण का काम होता था उसको बिल्कुल अंग्रेजों ने बंद करवा दिया एक तरीके से, काइंड ऑफ, ठीक है। और उन्होंने चाहा कि सिर्फ हमारा सामान यहाँ पे बिका करे इंडिया के अंदर, इंडिया को एक मार्केट बना दो बस, ठीक है। और जो हमारे यहाँ के कारीगर थे, पुराने पुराने जो शिल्पकार थे, उनकी संख्या देखते ही देखते कम हो गई और विदेशी बाजारों के टूट जाने से निर्यात का पतन हो गया। और क्या हुआ भाई, सिर्फ श्रमिकों का उद्योग से हटकर कृषि या मजदूरी की ओर जाना। जो लोग श्रमिक होते थे, ठीक है, जो काम करते थे, वो धीरे धीरे मजदूरी की तरफ चले गए, फिर जो वहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक थे, या फिर खेती करने लग गए। तो आप मान के चलिए कि 18वीं से 19वीं सदी के अंदर जो डी औद्योगिकरण है या वी औद्योगिकरण है, कुछ भी समझ लो, इससे क्या था कि ये अपने अंग्रेज जो थे, ये अपना अपना एक जो व्यापार है वो बढ़ाना चाहते थे, अपना शासन, अपने पूरे मतलब औपनिवेशिक शासन को बहुत विस्तृत करना चाहते थे, और एक दोबारा से अर्थव्यवस्था को वो बदलना चाहते थे इंडिया की। कारण क्या है, कारण समझो आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। सबसे पहले देखो, 18वीं सदी का जो भारत था उसमें लगातार राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी, ठीक है, लगातार युद्ध होते थे, मराठा, अफगान, रोहिले, इनके छापे पड़ते थे, मुगल प्रशासन की व्यवस्था पूरी टूट चुकी थी, दिल्ली जैसे नगर बार बार नष्ट हो रहे थे, बार बार अटैक हो रहे थे। तो ऐसे में हुआ क्या, जो एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था होती है ना, कहीं पे भी अगर बार बार इतना अटैक होगा ना, तो उसको नुकसान तो पहुंचेगा। विशेष रूप से जो कारीगर होते हैं ना, जहाँ पे कारीगरों का केंद्र होता है, उस जगह पे बहुत नुकसान पहुंचेगा। और आपूर्ति और व्यापारिक नेटवर्क टूट जाता है, फिर जो वो मार्केट वगैरह चलती है ना, ट्रेड होता है, वो टूट जाता है, सप्लाई नहीं आ पाती उतनी, क्षेत्रीय बाजारों में भी गिरावट आ जाती है। तो जिन उद्योगों को स्थिर संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनको चाहे कुछ भी हो जाए, उनको चाहिए कि मदद उन्हें मिलती रहे, बुनकर हैं, धातु का काम करने वाले लोग हैं, विलासिता से जुड़े सामान बनाने वाले लोग हैं, जब उनको कुछ मदद ही नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, एट दी एंड उनका पतन ही होगा ना। और क्या हुआ, पुराने जितने भी वाणिज्यिक केंद्र थे, कॉमर्स की जितने भी क्षेत्र थे जहाँ से व्यापार होता था, सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका, ये जैसे पुराने और महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे ना, इनका हो गया पतन, ठीक है, इनका पूरी तरीके से पतन होने लगा। और अंग्रेजों ने अपने नए औपनिवेशिक बंदरगाह बनाए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और इन्होंने अपने बंदरगाहों को ज़्यादा जो है विकसित किया, आगे अपने जो बंदरगाह इन्होंने खुद के बनाए थे उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया। तो इस बदलाव से हुआ क्या कि भाई जो एक जो पुराना ट्रेडिशनल व्यापारिक मार्ग था वो टूट गया, जिसके चाह मतलब जिसके सहारे भारतीय उद्योग चलते थे, फलते फूलते थे, वो उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। तो भारतीय व्यापारी, साहूकार और जो जितने भी शिपर्स थे जो जहाज वगैरह बनाते थे, उनका व्यापार तो भाई बिल्कुल ख़त्म ही हो गया एक तरीके से, उनको तो नुकसान हो गया। फिर क्या हुआ, 1765 में भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। दीवानी का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार। और वो मिलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया। भारत के अंदर क्या है, पहले चांदी में पेमेंट होती थी, वो बिल्कुल रुक गई, क्योंकि अब क्या करा, अंग्रेज व्यापार के बदले चांदी लाने के बजाय भारत से ही राजस्व का उपयोग करने लगे, भारत के लोगों से पैसा लेके और उसी से ही सामान खरीद रहे हैं। सोचो, अपनी चांदी जो ये पहले लाते थे वो भी लाना इन्होंने बंद कर दी। तो बंगाल से वसूले गए जितने भी एक्स्ट्रा टैक्स होते थे, उससे कंपनी ने भारतीय वस्तुएं बहुत सस्ते दाम पर खरीद ली, जिससे कारीगरों को नुकसान हुआ, जो बुनकर होते हैं बेचारे, उनकी मजदूरी कम कर दी। और ब्रिटिश व्यापारियों ने क्या करा, अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके बुनकरों को कम दाम पर माल बेचने के लिए मजबूर किया। उनको बोला भाई सस्ते में बेचो, हमें जितना हो सकता है सस्ते में बेचो। तो इन्हीं नीतियों के कारण जो हमारे पुराने पुराने फैक्ट्रियां थी इंडिया के अंदर, उनका लाभ खत्म हो गया, धीरे धीरे उनका हो गया पतन। फिर ब्रिटिश शासन जब मजबूत हुआ, तो भाई उन्होंने किसानों पर दबाव डाला कि अब आप ऐसी फसल उगाओ जिससे हमें पैसा मिले, जिसको नगदी फसल कहा जाता है। तो किसानों को कहा गया नील, अफीम, ऐसी फसलें उगाओ। सो इससे क्या हुआ, जो हमारा अनाज उगता था पहले भाई, उसका उत्पादन हो गया बिल्कुल कम। सो ग्रामीण श्रम शक्ति हस्तशिल्प केंद्रों की बजाय खेती में बांध दी गई। जो लोग पहले फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे श्रमिक, उनको बोला गया इधर आओ, अब खेती में काम करो।
अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कारीगरी उद्योगों को श्रमिक मिलना कम हो गया। यानी कि जो कारीगर जो मिलते थे पहले श्रमिक, वो तो खेतों में पहुंच गए, जबरदस्ती उनसे वो उगवा रहे हैं नील वगैरह अंग्रेज। तो फैक्ट्रियों में कौन काम करेगा, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कोई बचा ही नहीं उनके पास। सो इस तरीके से भूमि और श्रम दोनों ही शिल्प उत्पादन से हटाकर यानी कि पूरी तरीके से फसलों की ओर मोड़ दिया गया, ये फसल उगा के दो में, ठीक है। और क्या हुआ, हालांकि भाई ये बात सीधे तौर पर तो नहीं कही गई, लेकिन जितने भी आर्थिक रुझान है उससे यही स्पष्ट समझ में आता है कि ब्रिटेन में क्या होता था, मशीनों से बना औद्योगिक माल यानी कि रेडीमेड सामान, खासकर कॉटन का कपड़ा भारतीय हस्त निर्मित कपड़े की तुलना में बहुत सस्ता था। हमारे यहाँ पे जब आप उसको बनाओगे भारत में तो वो बहुत महंगा होता है, लेकिन बाहर से रेडीमेड कपड़ा बहुत सस्ता आता था। तो औपनिवेशिक नीतियां यही थी कि मैनचेस्टर के कपड़ों जैसी ब्रिटिश माल के आयात के पक्ष में थी। जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर से मतलब एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, ठीक है, जितना भी मैनचेस्टर से होता था ना, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से माल इंडिया में आए। तो भाई भारतीय बुनकर मशीन से बने सस्ते और बड़े पैमाने पर तैयार कपड़ों से कंपटीशन ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहाँ पे वो हाथ से बनाते थे, बाहर से फटाफट मशीनों से बनकर सस्ता माल आ जाता था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता था। तो होता क्या था कि कंपटीशन ही नहीं था, हमारे यहाँ का जो देसी वस्त्र उद्योग था वो टूटने लग गया। तो मशीन से बना जो ब्रिटिश माल है ना, उसकी तो एक बाढ़ सी आ गई एकदम से, हमारे यहाँ का जो कपड़ा उद्योग था ना उसका हो गया पतन। और मुगल शासन के विघटन के साथ ही जो पारंपरिक एक जो सपोर्ट मिला करता था, संरक्षण, जो पैसे दे दिया जाता था, कभी मतलब उनको कहा जाता था हम आपके साथ हैं, वो बिल्कुल ही इन्होंने बंद कर दिया। और सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्रों का भी पतन हो गया एक तरीके से, जिससे कि बहुत बड़ी मतलब आप कह सकते हो कि जो क्षेत्रीय सत्ता जो होती है ना एक किसी भी क्षेत्र में, जो पूरी संरचना होती है वो बदल ही गई जैसे ही मुगलों का विघटन हुआ। मुगल जब चले गए, पहले मुगल नवाब मराठा राजपूत और जितने भी शासक होते थे ना, वो दरबार में आने वाले कारीगरों की इज्जत करते थे, शिल्पकारों को मदद करते थे, संरक्षण सपोर्ट करते थे। लेकिन जब अस्थिरता बढ़ी और बाद में अंग्रेजों का शासन स्थापित ही हो गया, तो भाई अब वो भी कहाँ से सपोर्ट करेंगे, उनके पास खुद ही अपनी सीट नहीं है। तो कारीगरों के पास तो भाई अपने उत्पाद बेचने के लिए ना तो कोई शाही ग्राहक थे, क्योंकि राजा महाराजा तो हटा दिए थे गद्दी से, ना कोई बाजार था जिससे कि कुछ हो ही नहीं सकता था, तो उनकी फैक्ट्रियां पता नहीं की ओर चली गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो बुनकर हैं, धातुकर्मी हैं, बढ़ई हैं, हाथी दांत और आभूषण बनाने वाले कारीगर हैं ना, वो उनका रोजगार चला गया, जीविका के साधन नष्ट हो गए। तो अब वो खेती करेंगे, कूली बन जाएंगे, है ना, सामान बोझा ढोएंगे, या बाद में कारखानों के मजदूर बन के रह गए। यानी कि इससे क्या हुआ, भारत की समृद्ध शहरी कारीगरी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। एक टाइम पे जो हमारे कारीगर इतना काम कर लेते थे, इतना पैसा छापते थे, अब वो बेचारे सड़क पर आ गए। प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल और मद्रास के शहरी मजदूरों की स्थिति पहले की तुलना में बहुत खराब हो गई। 1770-1783 बार बार अकाल पड़ रहा था, जिसमें कि जो समाज इसको झेल ही नहीं सकता था, इतना अकाल, बहुत वीक हो गया था। जो वी औद्योगिकरण था, डी औद्योगिकरण था, इसके कारण क्या हुआ, लाखों लोग इनकी रोजी रोटी चली गई और वो बहुत बेचारे गरीब हो गए और अकाल के प्रति असुरक्षित हो गए। अकाल पड़ता था तो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते थे। कई कारीगर और शिल्पकार थे जो शहरों को छोड़कर गांव की ओर पलायन करके चले गए। और क्या हुआ, अतिरिक्त श्रम शक्ति को कृषि क्षेत्र में समाहित कर लिया गया। जो भी मजदूर थे उनको सबको बोला गया भाई खेती करो, कृषि के क्षेत्र में आ जाओ। और भूमि पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे किसानों का जीवन बहुत कठिन हो गया। मतलब आप सबको ही अगर खेती में लगा दोगे और उनको भी ये कहोगे कि भाई हमें अफीम उगा के दे, हमें नील उगा के दे, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। भारत क्या था, एक विनिर्माण और निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था से बदलकर अब एक कच्चा माल पैदा करने वाली कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गया। आपको क्या लगता है, हम कृषि प्रधान थे शुरू से? भाई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, यहाँ पे बड़े बड़े कारीगर थे, हमारे सारे के सारे अंग्रेजों ने खत्म करवा दी हमारी फैक्ट्रियाँ और हमें बना दिया सिर्फ खेती बाड़ी करने वाला, ठीक है, कच्चा माल प्रोवाइड करवाने वाला एक देश। और हुआ क्या, सूरत है, ढाका है, मछलीपट्टनम है, ये बड़े बड़े पुराने शहर थे, व्यापारिक केंद्र थे, इनका भी पतन हो गया। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये नए शहरों का विकास हुआ, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इन शहरों को बनाया। और यहाँ ये जो अंग्रेजों ने शहर बनाए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये वाणिज्यिक केंद्र भी थे, यहाँ से ये लोग अपना ट्रेड भी कर रहे थे, सामान भी ले जाते थे और प्रशासन को भी यहीं से संभालते थे, ठीक है। और क्या हुआ, आर्थिक निर्भरता बढ़ने के कारण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण लगातार मजबूत होता चला गया। अब ब्रिटिशर्स हो गए मजबूत, क्योंकि भारतीय व्यापारी वीक हो गए,
और देसी पूंजी का पतन होने लगा। धीरे 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 हमारी ही पूंजी खत्म कर दी इन्होंने। और भारत के पास जो अपनी आर्थिक संप्रभुता थी, भारत अपना पैसा बनाता था, वो खत्म हो गया। और पूरे व्यापार पर बस ब्रिटिश का एक अधिकार हो गया। जितना भी भारत से व्यापार हो रहा था वो अंग्रेज खुद करते थे, किसी और को नहीं करने देते थे। तो यही कारण था, भारत में वो राजनीतिक रूप से वो विजय पा चुके थे भाई, आगे बढ़ चुके थे। तो 19वीं सदी तक अगर आप देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से औपनिवेशिक ढांचे में ढल चुकी थी। भारत कपास, नील और अफीम जैसे कच्चे माल को एक तरीके से सप्लाई कर रहा था, और ब्रिटिश जो वहाँ पे बनाते थे अपना जो भी सामान, उसको यहाँ भारत का एक बाजार बन गया था। और औपनिवेशिक शोषण इतना ज़्यादा था जिसके कारण एक आर्थिक रूप से शोषित और कमज़ोर अर्थव्यवस्था में भारत पड़ गया। एक तरीके से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था वीक पड़ गई, भारत हो गया एक कमज़ोर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा संरचनात्मक परिवर्तन होगा तो सोचो आर्थिक रूप से कितना पतन होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कृषि का व्यावसायीकरण क्या है, इसने भारतीय किसानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। कृषि का व्यावसायीकरण क्या है, आइए समझते हैं। कृषि में जब आप ऐसी फसलें उगा रहे हो जो केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से आप उगा रहे हो, यानी कि जिसमें खेती का उद्देश्य होता है कि भाई आप सिर्फ अनाज नहीं उगा रहे हो अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए, बल्कि बाजार में बेचने के लिए आप नकदी फसलों को उगा रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, जिसको आप बेचोगे, जिसका आप निर्यात करोगे। तो अंग्रेजों के दौरान खासकर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का अधिकार मिल गया था टैक्स वसूलने वाला। ठीक है, वो जो इनको अधिकार मिल गया था, ये मिलने के बाद भारतीय कृषि को धीरे 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 ब्रिटिश व्यापार, उद्योग और राजस्व हितों की सेवा में लगा दिया गया। ठीक है, जो अंग्रेजों को चाहिए था उन्होंने वैसी फसलें उगवाई। अब किसान पहले क्या करते थे, अपनी मर्जी से क्या अपना जीवन गुजारा करने के लिए जो वो अनाज उगाते थे वो छोड़कर गेहूं चावल, अब वो क्या कर रहे हैं, नील, अफीम, कपास, चाय, जूट, ये सारी चीज़ें उगाने में लग गए। और ये फसलें हम लोग नहीं यूज़ करते थे, बल्कि यूरोप, चाइना में इसको निर्यात करते थे अंग्रेज। ठीक है, जिनसे फ़ायदा किसका था, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों का, अंग्रेजों के व्यापार का। तो इस प्रकार कृषि का जो व्यवसायीकरण हुआ ना, उसमें हमारी जो एक आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था थी, हम अपना खाना वगैरह खुद उगाते थे, अब हम एक सिर्फ एक बाजार पर निर्भर रह गए, यानी कि हम पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। तो हुआ क्या, प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहले तो क्या हुआ, ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली जैसे स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी आपको मैंने पढ़ाया, माहलवाड़ी भी आपको पढ़ाया शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में। तो किसानों पर तो ठोक ठोक कर टैक्स लगाया जा रहा था बहुत अच्छे से। और ये जो जितना भी टैक्स होता था नगद में देना पड़ता था, कैश में। तो किसानों को भी भाई मजबूरी में नगदी फसलें उगानी पड़ी, क्योंकि वो उगाएंगे नहीं तो नगद आएगा कहाँ से, ताकि वो टैक्स चुका सकें। और जब फसल ही खराब हो जाती थी या बाजार में दाम गिर जाते थे, तो भाई बेचारा किसान क्या करेगा, साहूकार के पास जाएगा, कर्ज लेकर आएगा। तो धीरे धीरे कर्ज भी बढ़ता गया, और किसान जो है ना वो एक तरीके से जो एक जाल में फंस गया उधार के। और ये स्थिति उसी तथ्य से मेल खाती है जिसका उल्लेख हमने किया था कि भाई अत्यधिक राजस्व मांगों के कारण कई किसान अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। मैंने आपको पीछे बताया था ना अभी इस पार्ट में ही, कि भाई किसानों को कभी कभार भागना भी पड़ जाता था, उनके पास टैक्स का जुगाड़ ही नहीं होता था इतने। और क्या हुआ, खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत गिरावट आ गई। अब जैसे जैसे कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, तो किसानों को नील और अफीम जैसी नगदी फसलें उगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो धान, गेहूं, बाजरा जो हमारे यहाँ पे खाद्यान्न फसलें होती थी ना, इसके लिए उपलब्ध भूमि ही नहीं थी भाई। तो होगा क्या, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। 1770 का बंगाल का अकाल, 1783 का उत्तर भारत का अकाल, ये इसका एग्जाम्पल है कि भाई खाने में कमी आ गई थी। तो किसान जो है वो कंपनी के लिए नगदी फसल उगाते रहे, लेकिन अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बचा। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश व्यापारिक जरूरतें थी उनकी, उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ की खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर कर दिया पूरी तरीके से। तो नगदी फसलों पर जोर ने भारतीय किसानों को अकाल और भुखमरी के प्रति अत्यंत असुरक्षित बना दिया, क्योंकि ये तो नगदी फसल उगाने में लगे पड़े हैं। अब जब खाद्यान्न नहीं होगा तो अकाल पड़ेगा। विशेषकर भाई जो खासकर बंगाल और बिहार था, यहाँ तो बहुत शोषण हुआ था। जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे, नील उगवाने वाले, उन्होंने किसानों को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर या एडवांस मनी देकर कैसे भी करके नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया था। इन्होंने कह दिया था हमें कुछ भी करके ये खेती करवानी है आपसे। तो किसानों को नील के बदलते हुए बहुत ही कम कीमत दी जाती थी नील के बदले, यानी कि उनको, किसानों को कहा जाता था नील उगाओ, और वो उगाने का जो पैसा है वो बहुत कम दिया जाता था, जिससे कि उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। तो भाई यदि आप मना कर दोगे नील नहीं उगाना, तो आपके साथ अत्याचार किया जाएगा, शारीरिक अत्याचार, आपकी ज़मीन छीन लेंगे। तो भारतीय किसानों को जबरन
जबरदस्ती व्यावसायिक खेती के अंतहीन चक्र में घुसा दिया, फंसा दिया कि अब आप चक्र घूमता रहेगा, आप फंस गए हो अब इस चक्रव्यूह के अंदर। अब आप ना तो निर्णय ले पाओगे, ना ही कभी आर्थिक रूप से फायदा कमा पाओगे। तो हुआ क्या, कृषि के व्यवसायीकरण ने किसानों की स्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। अब किसान यही तय नहीं कर पा रहा कि वो कौन सी फसल उगाए, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई फसल उगाऊं तो उगाऊं कौन सी। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारी या जो यूरोपीय प्लांटर होते थे जो अपना नील वगैरह उगवा रहे थे, उनके खेती के पैटर्न जो भी होंगे वो खुद डिसाइड करते थे, किसानों को नहीं कहा जाता था आप अपनी मर्जी से खेती करो। तो जो गांव की अर्थव्यवस्था है ना, एक तरीके से पहले वो आत्मनिर्भर होते थे, अब वो भाई वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो इसी प्रकार कृषि किसानों की एक आजीविका का साधन ना रहकर औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का उपकरण बन गई। एक टाइम था जब खेती क्या होती थी, एक किसान के लिए आजीविका होती थी। अभी अंग्रेजों का शासन मतलब जब चल रहा था तो शोषण का एक तरीका बन गई। फिर उसके बाद है, इस प्रक्रिया से गांव में आर्थिक असमानता बढ़ेगी ना भाई, बहुत ज़्यादा। होगा क्या, जब आप ज़्यादा व्यावसायिक खेती करवाओगे तो भाई आपको नगद पैसा चाहिए होगा ना, जो किसानों के पास नहीं होता था। तो किसान फिर साहूकार महाजन के पास जाएंगे, ब्याज वाला पैसा उठाएंगे, कर्ज चुका नहीं पाएंगे तो अपनी ज़मीन खो देंगे, और फिर वो क्या होंगे, किराएदार बन जाएंगे जो पहले मालिक थे। तो इससे क्या होगा, आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी ना, एक कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक दुर्दशा हो जाएगी, उनकी भाई हालत खराब हो जाएगी। फिर है ब्रिटिश उद्योग के लिए नकदी फसल उत्पादक बनते भारतीय किसान। तो कृषि का जब व्यावसायीकरण होगा तो भारतीय किसानों को असमान शर्तों पर वैश्विक बाजार से जोड़ दिया गया। यानी कि दुनिया भर में उनको बोला गया सामान आपका बिकेगा और हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, आप साइन कर दो बस। कपास की खेती आपको पता है, कपास की खेती लंकाशायर की कपड़ा मिलों को कच्चा माल देने के लिए करवाई जाती थी। लंकाशायर वगैरह ये सब वहीं के ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के ही ये सब एरियाज हैं। तो वहाँ पे जो मिलें होती थी ना कपड़ों की, भाई ये सारा कुछ आपका वहीं पे जाता था, जितना भी यहाँ से ये लोग उगवाते थे। अफीम किसानों पर इसलिए थोपी गई क्योंकि उस अफीम को चाइना में भेजा जा सके। नील में क्या होता था भाई, नील क्यों उगवा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती थी यूरोप में, और वहाँ पे रंगाई का काम वगैरह बहुत ज़ोरों शोरों से होता था। तो इसीलिए इन्होंने नील भी उगवाया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गई। यानी कि अगर नील की डिमांड ग्लोबली ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पे भी उसको ज़्यादा उगवाया जाएगा, पर फ़ायदा फिर भी अंग्रेज़ों का ही होगा, किसानों का उतना फ़ायदा नहीं होता था। फिर है, कृषि के व्यवसायीकरण ने ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचनाओं को गहरा नुकसान पहुंचाया। हुआ क्या, देखो, पारंपरिक एक जजमानी व्यवस्था होती थी और गांव में आपसी संबंध कमजोर पड़ गए। जो पहले क्या होता था भाई, गांव के अंदर एक बहुत अच्छी व्यवस्था चलती थी, जमींदार साहूकार और मतलब एक एक बिचौलिया जो एक मध्यस्थ वर्ग होता है, अब इनका उदय हो गया। पहले नहीं होता था ये सब। पहले आप काम करो, काम के बदले आपको पैसा मिलता था। ठीक है, पैसा नहीं तो आपको थोड़ी सी ज़मीन मिलती थी या अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता था, फसल वगैरह का। लेकिन अब तो बीच में आ गए मीडिएटर्स। अब जब से ये मीडिएटर्स आ गए ना, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, तो क्या हुआ, समुदाय आधारित कृषि प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। पहले तो पूरा समुदाय मिलकर साथ खेती करता था। तो इससे क्या हुआ कि किसान क्या है, एक औपनिवेशिक पूंजीवादी ढांचे का हिस्सा बन गए। औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों का जो अपना पैसा छापने का जुगाड़ था ना, अब एक तरीके से वो ऊपर चल रहे हैं अंग्रेज, और किसान बेचारे उनके पीछे पीछे। तो इससे क्या हुआ, एक ग्रामीण तंत्र होता था जो पहले, वो खत्म हो गया। ग्रामीण तंत्र यानी कि गांव अपना खुद अनाज उगाता था, खुद खाता था ना, वो किसी को ज़्यादा बेचते बाचते थे, अपना मस्त रहते थे समाज के अंदर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी प्रकृति क्या थी, और क्या ये सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, 1857 का जो विद्रोह था ना, वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत बड़ा संघर्ष था। और शुरू तो इसको सैनिकों ने किया था, और धीरे धीरे इसमें राजे महाराजे, जमींदार, किसान, आम जनता सारे लोग शामिल हो गए। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था भाई, दशकों से इसमें कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत सारे कारण थे। और 1857 में एकदम से विस्फोट सा हो गया। और इसीलिए 1857 का जो विद्रोह है ना, उसको ये नहीं कह सकते आप कि केवल एक सेना का विद्रोह था। ये भाई एक बहुत व्यापक जन आक्रोश था, मतलब बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे। अब इसका कारण क्या है, देखिए, सबसे पहले
आप राजनीतिक कारण को समझिए। तो भारत में छोटे छोटे राज्य बहुत सारे थे। अंग्रेज क्या करते थे भाई, अपनी संधियां करते थे, किसी को मिलवा देते थे, ठीक है, कभी बल प्रयोग करते थे। वो कैसे भी करके ना इन राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण करवाना चाहते थे किसी भी तरीके से। और इसके लिए इन्होंने एक नीति बनाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, यानी कि हमें, ये अंग्रेजों ने क्या बोला कि देखो भाई, जिसका आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिसका कोई बेटा वगैरह नहीं होगा ना, तो उसका तो हम शासन छीन लेंगे पूरा, ठीक है। तो बहुत सारे राजाओं और उनके परिवारों से सत्ता छीन ली, उनकी इनकम खत्म कर दी, उनका सामाजिक सम्मान छीन लिया इन्होंने। और मुगल सम्राट की हैसियत तो लगातार उन्होंने, मतलब उनका पद और उनको, मतलब बिल्कुल उनकी बेइज्जती सी कर दी। जो लोग मुगलों को एक अपना शासक मानते थे ना, वो लोग तो भाई गुस्सा होंगे जब इस तरीके से मुगलों के साथ कुछ भी हुआ है। तो भाई वो लोग भी तो गुस्सा होंगे जो मुगलों को कुछ मानते होंगे। अवध, बंगाल, हैदराबाद के जो नवाब थे, उनकी सत्ता पूरी खत्म हो गई। तो इससे होगा क्या, केवल उच्च वर्ग नहीं बल्कि आम लोग जो थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए, क्योंकि उनकी आजीविका बहुत सारे लोगों की इन्हीं दरबार से चलती थी। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि जो एक शासक वर्ग था वो तो इन्होंने साइड कर दिया अंग्रेजों ने। तो एक तो ये कारण है, राजा महाराजा गुस्से हैं। फिर आर्थिक कारण भी है इनके। भाई ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे मैंने आपको व्यवस्था बता दी है ऑलरेडी, ठीक है, जिससे किसान, जमींदार, यहाँ तक कि अमीर अमीर जो बड़े लोग थे उन पे भी असर हुआ। हुआ क्या भाई, टैक्स की दर बहुत ज़्यादा थी, किसान चुका नहीं पाता था, चुकाएगा नहीं तो किसान की ज़मीनें साहूकारों के हाथ चली जाती थी, यहाँ अंग्रेज छीन लेते थे। कई बार गरीबों की चपेट में आ गए, ठीक है, कई गांव गरीबी की चपेट में आ गई, गाँव में गरीबी फैल गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना दबाव डाल रहे हैं जितना उनकी क्षमता नहीं थी। जो हमारे पुराने उद्योग थे वो सारे इन्होंने नष्ट करवा दिए, जो पीछे मैंने बताया। हमारे यहाँ के कारीगर, बुनकर, उनकी रोजी रोटी छिन गई। तो आर्थिक शोषण होगा तो गांव शहर से ये लोग भी तो निकलेंगे सड़क पे। फिर आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारण में क्या होता है भाई, बहुत से लोगों को ये भी विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज क्या है, उनके धर्म में घुस रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदलना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या, नए कानूनों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। नए कानून बनाए गए, सती प्रथा को बंद करवा दिया। ईसाई जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जबरदस्ती लोगों को कहा जा रहा था ईसाई धर्म को अपना लो, ठीक है। उत्तराधिकार और विवाह कानून, जाति से जुड़े जो रीति रिवाज होते थे ना, वो अंग्रेजों ने पूरे बदल दिए। किसकी शादी किससे नहीं हो सकती, किससे हो सकती है, जातिगत क्या नियम होते हैं, अंग्रेजों ने सारे बदल दिए। लोगों को लगा भाई हमारे समाज और सांस्कृतिक पहचान खतरे में है, क्योंकि अंग्रेज इसमें अब इंटरफेयर कर रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए। सैन्य कारण क्या थे भाई, 1857 का विद्रोह की शुरुआत, चिंगारी जो थी, वो अंग्रेजों ने जो है वो क्या किया था ऐसा भाई। एक तो जो हमारे जो इंडिया के जो लोग थे, जो सेना में काम करते थे, उनका वेतन बहुत कम था, उनकी सैलरी एकदम इन्होंने कम कर दी। और ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बहुत भेदभाव होता था उनके साथ, इंडियंस के साथ। जो ब्रिटेन के सैनिक थे उनको तो इज्जत मिलती थी, हमारे सैनिकों को इज्जत नहीं मिलती थी, जो उनके लिए लड़ते थे जाके। उन्हें अक्सर अपने घर से बहुत दूर, मतलब अपने गांव से भी बहुत दूर 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 तक उनको भेजा जाता था कि चलो वहाँ जाके आप सेवा दो अपनी। तो बड़ी संख्या में सिपाही जो होते थे वो अवध से आते थे, और अंग्रेजों ने अवध को ही कब्जे में ले लिया था अपने। तो भाई एक उनको भी तो गुस्सा आएगा, जो अवध का रहने वाला है, एक नौजवान जो आपके लिए लड़ रहा है और आप उसके अवध को ही कब्जे में ले रहे हो। सो ऐसे में सैन्य असंतोष भी आपका बहुत ज्यादा था, तो एक चिंगारी तो लगनी थी। तो ये सारे ही कारण थे ना, तभी तो 1857 में सारे लोग लड़ने खड़े हो गए थे अंग्रेजों के अगेंस्ट। और तत्कालिक कारण तो ये था कि 1857 का विद्रोह एकदम क्यों हुआ। एक नई बंदूक थी राइफल, और उसके अंदर क्या होता था, एनफील्ड बंदूक थी, उसका जो कारतूस होता था ना, उसके ऊपर एक कवर होता था वाइट कलर का। तो माना जाता था इसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो राइफल चलानी है तो इस कारतूस को दांत से छीलकर खोलना पड़ेगा। और ये हिंदू मुसलमान दोनों को ही नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी ये दोनों ही नहीं अपने दांत पे लगा सकते। सो ऐसे में इन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उन्हें सजा देने लगे अंग्रेज। तो भाई इसी से ही असंतोष भड़का, और 1857 का विद्रोह देखते ही देखते 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 और ज्यादा भड़क गया, ठीक है। और उसके बाद इसका स्वरूप कैसा था भाई, ये केवल सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, उत्तर भारत में बड़े लेवल पे ये विद्रोह फैल गया था एक जन आंदोलन की तरह। और इसमें किसान जुड़ गए थे, उनके ऊपर टैक्स लग रहा था, आर्थिक शोषण से परेशान थे। जमींदार जुड़ गए थे, राजा महाराजा जुड़ गए थे, कारीगर लोग जुड़ गए थे, फैक्ट्री वर्कर जुड़ गए थे, छात्र जुड़ गए थे, पुजारी जुड़ गए थे, आम लोग, शहर के लोग भी जुड़ गए थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। सो 1857 का जो विद्रोह था ना, वो एक सामूहिक आंदोलन था, बहुवर्गीय, अलग अलग वर्ग के लोग इसमें जुड़ गए थे। सैनिक तो थे ही थे, आम जनता भी उनके साथ आकर जुड़ गई थी। नेतृत्व की बात करूं
तो बहुत सारे नेता थे जो लड़ रहे थे 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अवध की बेगमें, ठीक है। सो ये सारे ही लड़ रहे थे, मतलब आप मान के चलो ये सब वहाँ पे मोर्चा संभाल रहे थे। और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे ना, उनको तो ये कहा गया था पूरी इंडिया की तरफ से हमारे नेता यही हैं, प्रतीकात्मक एक सिंबलिक तौर पे कि विद्रोह हमारा चल रहा है इंडिया के लेवल का अंग्रेजों के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से था। और क्षेत्रीय स्तरों में भी बहुत प्रभाव था, ये विद्रोह बहुत फैला हुआ था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा, बरेली, इन सभी जगहों पर जो विद्रोह चल रहा था बहुत तगड़ा था। स्थानीय शासक, जमींदार, आम जनता सभी सपोर्ट कर रहे थे विद्रोह को, ठीक है। और अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि इस सिचुएशन को अब कंट्रोल करें, तो इसको कंट्रोल करें कैसे। सो क्या ये केवल सिपाही विद्रोह था? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये केवल बगावत नहीं थी। इसकी शुरुआत जरूर सैनिकों ने की थी, लेकिन ये मामला कई वर्गों तक फैल चुका था। तो इसमें समाज के बहुत सारे वर्ग शामिल थे, बहुत सारे समूह शामिल थे। इसका उद्देश्य केवल शिकायतें व्यक्त करना नहीं था भाई, बल्कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारतीय राजा महाराजाओं को वापस लाना, ये इसका उद्देश्य था। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कई प्रकार के कारण भी थे इस विद्रोह के। सो भाई कई क्षेत्रों में एक साथ विद्रोह हुआ, और जो साझा असंतोष और प्रतिरोध की भावना को दर्शाता है। एक साथ बहुत जगहों पे भी क्रांति फैली। तो हुआ क्या, पूरा आंदोलन जो था ना, इसका एक नेतृत्व पूरा एक नेता कोई नहीं था। बहादुर शाह जफर को हर कोई मानने को तैयार नहीं था, अपना नहीं था। अलग अलग समूह अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, तो एक संगठित आंदोलन नहीं था, ये इसकी कमी रह गई। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ना तो ये केवल एक सैनिक बगावत थी, ना ही पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय आंदोलन था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा एक बहुवर्गीय जन विद्रोह आप कह सकते हो, जो व्यापक स्तर पर हुआ था। सो निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई लंबे समय तक चलने के बाद परिणाम तो आपको पता ही है कि लंबे समय से जो असंतोष था, ठीक है, ये कई कारण थे ना इसके पीछे। लोगों में गुस्सा था, व्यापक रूप से आर्थिक पीड़ा थी लोगों में, और ब्रिटिशों का राजनीतिक प्रभुत्व था, राजा महाराजाओं को हटा दिया गया था। समाज और संस्कृति का डर लग रहा था लोगों को, भाई सेना के अंदर इतना गुस्सा था। तो ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में जो इतने वर्ग है ना, उनका संघर्ष था। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों को हिला जरूर दिया पूरी तरीके से। पहली आवाज़ उठी थी इतनी तगड़ी, जिससे कि आगे हमारा एक बिगुल बज गया कि अब हम अपने देश को आज़ाद करवा लेंगे कभी ना कभी। सो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत।